हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक जीरन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि अबुआ आवास का जो आवेदन प्रपत्र आया हुआ है तो उसको हम लोग किस तरह से भरेंगे कि ताकि कोई फॉर्मेट में गलती न हो और जिससे मेरा फॉर्म रिजेक्ट होने से बचे। तो चलिए हम लोग फटाफट देर ना करते हुए हम लोग फॉर्म में चलते हैं और देखते हैं हमें कहाँ क्या भरना है। जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ मेरे सामने एक अबुआ आवास योजना का आवेदन प्रपत्र है। ये प्रपत्र में सबसे ऊपर तिथि का ऑप्शन दिखता है, जहाँ हमें जिस डेट को हम आवेदन दे रहे हैं उस डेट को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आवेदन संख्या है तो हमें आवेदन संख्या नहीं लिखना है, ये कार्यालय उपयोग के लिए है। उससे नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ देखते हैं अबुआ आवास योजना आवेदन प्रपत्र। तो दोस्तों, ये सिंपल सा एक फॉर्मेट है जिसमें कोई भी आसानी से फिलअप कर सकता है। उसके बाद भी अगर आपको भरने में कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि आप सही ढंग से समझ पाएँ कि फॉर्मेट में किस जगह हमें क्या लिखना है। तो जैसे ही हम अबुआ आवास योजना प्रपत्र आवेदन प्रपत्र, यहाँ हमें जिला का ऑप्शन दिखता है तो हमें पहले अपने ज़िला का नाम लिखना है। उसके बाद हमें अपने प्रखंड का नाम लिखना है। उसके बाद हम किस पंचायत से बिलोंग करते हैं तो अपने पंचायत का नाम लिखना है। उसके बाद हम अपना गांव का नाम लिखेंगे। लाभुक का नाम, यानी जो आवेदन दे रहे हैं अबुआ आवास के लिए, जो लाभुक आवेदन दे रहे हैं वो लाभुक अपना नाम लिखेंगे। अगर महिला है तो पिता को क्रॉस कर देंगे, और अगर जेंट्स है तो पति को क्रॉस कर देंगे। और अगर जेंट्स आवेदन दे रहे हैं तो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, और अगर शादीशुदा महिला आवेदन दे रही है तो अपने पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद अपने अनुसार अपना लिंग चयन कीजिएगा। पुरुष है तो पुरुष में टिक कीजिएगा, महिला है तो महिला में टिक कीजिएगा। उसके बाद अपना वर्ग श्रेणी, यानी अगर एसटी में आते हैं तो आप एसटी में टिक करेंगे, एससी में आते हैं तो एससी में, माइनॉरिटी में आते हैं तो इसमें टिक करेंगे, जनरल में आते हैं तो जनरल में टिक करेंगे। उसके बाद अपना जन्म तिथि अंकित करेंगे जो कि आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ होगा। उसके बाद आप जिस डेट को आवेदन दे रहे हैं उस डेट को आपका उम्र कितना हो रहा है उसको आप लिखेंगे। उसके बाद आपका जॉब कार्ड संख्या, जो कि आपका लेबर कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसमें आपका जॉब कार्ड नंबर रहता है, उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का अकाउंट नंबर, खाता संख्या कॉलम में डालेंगे। उसके बाद उस बैंक का आईएफएससी कोड फिलअप करेंगे। अपने जिस बैंक का खाता है उस बैंक का नाम लिखेंगे। लाभुक अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके नीचे है पारिवारिक विवरणी। तो पारिवारिक विवरणी में आप अपना परिवार के सदस्य का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, आवेदक के साथ संबंध। यानी दोस्तों, इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि आपके राशन में जितने आदमी का नाम है, उस राशन में जितने आदमी का नाम है उनका नाम आप इस कॉलम में भर दीजिए। उस राशन में या जितना भी कॉलम बना हुआ है सारा आपका राशन कार्ड में मेंशन किया हुआ रहता है। उसके अनुसार आप इसे फिल कर सकते हैं, जो कि आपको आसानी होगा भरने में। या नहीं तो अपने अनुसार भी भर सकते हैं। मुखिया में जो आवेदन दे रहे हैं वो मुखिया में रहेंगे। उसके बाद बाकी जो सदस्य हैं परिवार का वो नीचे लाइन में आप लिख देंगे। उसमें उनका पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि और जो आवेदक मुखिया है उनके साथ किसका क्या रिश्ता है उसको आप यहाँ फिल करेंगे। आपका आय का स्रोत है। आय के स्रोत में आप अगर खेती से आपका इनकम होता है तो आप खेती दिखाएंगे। अगर खेती के अलावा दूसरा कुछ करते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आप अपना वार्षिक आय दिखा सकते हैं। आपका वार्षिक जो भी आय है 30,000, 40,000, 50,000 जो भी है आपका, वो आप यहाँ पर लिखेंगे।
उसके बाद वर्तमान आवास की स्थिति, यानी वर्तमान में आपका आवास की स्थिति क्या है। जैसे आवास विहीन, यानी आपका आवास यानी घर नहीं है तो नहीं में टिक करेंगे। अगर हाँ है तो हाँ में टिक करेंगे। अगर आपका आवास है तो किस तरह का है, कच्चा आवास है तो हाँ करेंगे। अगर आपका आवास है तो कितने कमरे का है, वो कमरा भी आप, अगर 4 कमरे का है तो आप 4 लिखेंगे, 5 कमरे का है तो 5 लिखेंगे, 2 कमरे का है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद अगला कॉलम हमें मिलता है आवास बनाए जाने वाले ज़मीन की विवरणी, यानी आप आवास जिस जगह पर बनाने के लिए आवेदन दे रहे हैं उस जगह का प्लॉट संख्या जो कि आपका पर्चा में मेंशन रहता है, वहाँ से आप उस प्लॉट का प्लॉट संख्या भरेंगे। भूमि की प्रकृति यथा गैर मजरूआ, रेती, वन भूमि, अधिकृत भूमि। तो यहाँ दोस्तों सबसे बेटर है कि आप अपना जो ज़मीन है यानी रेती, तो रेती ही टिक करेंगे और यहाँ खाली जगह पर रेती भरेंगे। क्या भूमि विवादित है, अगर भूमि में कोई लफड़ा चल रहा है आपका, जैसे कोई केस मुकदमा है तो हाँ करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। बेटर होगा आप नहीं में टिक कीजिए। क्या आप आदिम जनजाति हैं, अगर आप आदिम जनजाति से हैं तो हाँ करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे, आप नहीं ही कीजिए। क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, अगर आप बंधुआ मजदूर थे तो हाँ करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। क्या आप दिव्यांग हैं, अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो हाँ में टिक कीजिए और नहीं तो नहीं में टिक कीजिए। क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, यानी आप प्राकृतिक आपदा यानी जैसे प्राकृतिक आपदा यानी जैसे कि अगर आप वैसे इलाके में हैं जहाँ भूकंप आता है, बाढ़ आता है और उसके कारण आपका घर का क्षति हो गया हो तो आप हाँ में टिक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं में। क्या पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, बिरसा आवास योजना इत्यादि से आवास का लाभ मिला है, अगर आपको इनमें से किसी भी योजना का लाभ मिला है तो आप हाँ में टिक करेंगे, अन्यथा ना में टिक करेंगे। तो अगर आपको पहले से कोई भी सरकार की ओर से कोई भी आवास का लाभ नहीं मिला है तो आप ना में टिक लगाएंगे। क्या परिवार में 3-4 पहिया वाहन, मछली पकड़ने वाला नाव, अगर आपके परिवार में 3 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाला नाव है तो अगर है तो हाँ में टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं में टिक करेंगे। क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाहन वाले अंतर्कृत कृषि उपकरण हैं, यानी आपके घर में कृषि का जो उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर या 3 पहिया वाला जो छोटा पावर टिलर ये सब अगर है तो हाँ में टिक करेंगे और नहीं तो नहीं में टिक करेंगे। अगला है क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, सेवारत, सेवानिवृत्त नौकरी में है, अगर आपके परिवार में कोई गैर सरकारी नौकरी करता है या कोई सरकारी नौकरी करता है या सरकारी से रिटायरमेंट है उस तरह का है तो आप हाँ में टिक करेंगे, अन्यथा नहीं में टिक करेंगे। क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, अगर आपके परिवार में कोई भी प्रतिनिधि अगर कोई भी चुनाव में चयनित हुआ है, जैसे मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, इस तरह कोई भी चुनाव में चयनित है तो हाँ में टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं में करेंगे। क्या आपका परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स दाता है, अगर कोई आपके परिवार में इनकम टैक्स फाइल करता है तो हाँ में टिक करेंगे, अन्यथा नहीं में टिक करेंगे। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर, प्रोफेशनल टैक्स, यानी आप कोई टैक्स सरकार को देते हैं तो हाँ में टिक करेंगे, अगर नहीं देते हैं तो नहीं में टिक करेंगे। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, अगर है तो हाँ में, नहीं है तो नहीं। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एवं सिंचाई उपकरण के साथ है, हाँ तो अगर है तो हाँ में कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। क्या परिवार के पास 5 एकड़
या ज़्यादा सिंचित भूमि है? अगर आपके पास है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपसे एक स्व घोषणा लिया जाएगा। स्व घोषणा में पूछा जा रहा है कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचनाएं सही है एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आप अपना जो लाभुक है वो अपना सिग्नेचर करेंगे, या कोई अगर सिग्नेचर नहीं करने आता है तो वो अपना थंब लगाएंगे। और उसके बाद जैसे ही ये आवेदन आप वार्ड सदस्य, मुखिया या प्रखंड कार्यालय या पंचायत समिति के पास जैसे ही आप जमा देंगे तो उसको आपको एक पावती रसीद दिया जाएगा, जो कि यहाँ से कटिंग करके आपको एक पावती रसीद दिया जाएगा, जिसमें आपका आवेदन की तिथि रहेगा, आवेदन संख्या रहेगा, जिला का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, गांव का नाम और लाभुक का नाम, लाभुक के पिता या पति का नाम, और आप किस वर्ग या श्रेणी ST SC माइनॉरिटी जनरल जिसमें आते हैं वो सारा चीज़ जिक्र किया हुआ रहता है। और ये पावती रसीद आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है।